आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने ओहदे पर बराजमान रहेंगे या जाएंगे? फैसले के दिन करीब आ गए हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 और 2 इत्तेहादी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अरकान समेत 14 नाराज़ अरकान असम्बली की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद पेश कर दी गई है। 65 अरकान की असम्बली में 33 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। कवायद के मुताबिक स्पीकर तहरीक पर 3 रोज़ के अंदर रायशुमारी कराने के पाबंद हैं। जाम कमाल को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 65 में से कम 33 अरकान की हिमायत की ज़रूरत है। अपोजिशन ने 5 MPs के लापता होने का आज दावा किया, ताहम इजलास के दौरान ही उनमें से एक लाला रशीद असम्बली पहुँच गए। जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब हुक्मरानी के बाद बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोजगारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। ये कि वज़ीर आला जाम कमाल ने इक़्तिदार पर बरजमान होकर खुद को अक्ल कुल समझकर सूबे के तहम तमाम अहम मामलात को मुशावरत के बगैर ज़ाती तौर पर चलाया है, जिससे सूबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। इलावा बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने वफाकी हुकूमत के साथ आईनी और बुनियादी हकूक़ के मसाइल पर इंतहाई गैर संजीदगी का सबूत दिया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। बलूचिस्तान असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले मलिक सिकंदर पुरएतमाद हैं कि जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जाम कमाल को पार्टी के नाराज़ अरकान ने भी खुद मुस्तफ़ी होने का मशवरा दिया है। आज BAP के कायम मुकाम सदर ज़हूर बुलैदी ने असम्बली की कार्रवाई के आगाज़ से कबल मीडिया को बताया कि कल तक उनके साथ 40 अरकान थे और आज मज़ीद इसमें इजाफा हुआ है। कल तक तो हम 40 थे। शाह साहब आए और नूर मोहम्मद उमर साहब आए, इनके आने से जो है हमें मज़ीद तक़वियत मिली और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे। अब दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफ़ी होने से इनकारी हैं, वो डट गए हैं और तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की। अब यकीनी तौर पर अगर उस कोलिशन में ANP भी है, PTI भी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक भी है, हमारी पार्टी भी है, JWP भी है और PTI के अरकान हैं, हम सब मुश्तरका उसके अंदर है। आज क्या ये समझते हैं कि अगर इस कोलिशन में ये सारी कोलिशन पार्टियां हट जाएं तो क्या हुकूमत बन सकती है, कायम रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती है। और अगर हमारे दोस्त भी अगर आज ये समझ रहे हैं कि लेट्स से कल को इत्तेहादी कामयाब हो जाते हैं और कुछ दोस्त आपके साथ शामिल होकर हुकूमत बना लेते हैं इसी 33 पे या 34 पे, आपके ख्याल जो बाकी सारे दोस्त इस तरफ हैं, किस तरह की हुकूमत होगी? क्या आप अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे या आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे? अगर वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे तो ये कौन सी हुकूमत होगी जो 14 लोग हैं और वो ट्रेजरी के अंदर होंगे और माशाल्लाह जो 23 हैं अपोजिशन में बैठेंगे बशमूलियत बाद में अगर हम आपके साथ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जिस तरह हम इसको आसानी से देख रहे हैं, या कम अज़ कम कुछ लोग इसको बड़े आसानी से पेश करना चाहते हैं। तो इस एतमाद का एक तरीका है, आज उसका एक मरहला था, इससे पहले आपके पास एक मरहला था, आपने दस्तखत किए, हमारे दोस्तों ने किए, पेश किए, आज वो टेबल हुआ। अब स्पीकर साहब 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब भी टाइम रखेंगे उस दिन जो फैसला होगा बड़ा आम होगा और बकौले मौलाना साहब के बस उस दिन फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इन दिनों में मैं इस्तीफा दूंगा तो ऐसी बात। अदम एतमाद की करारदाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को खराब हुक्मरानी के बायस हटाने का मुतालबा किया गया। अगर कितने लोग अपोजिशन और कितने उनके साथ हैं ये तो रायशुमारी के वक्त ही सामने आएगा। बलूचिस्तान की सियासत में हतमी तौर पर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे। सना बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सना बलोच साहब आपका। आज बलूचिस्तान असम्बली में आप लोगों ने तारीख़ रकम की है, पहली मरतबा किसी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आपने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। ये नंबर से तो लगता है कि अक्सरियत आपके साथ है। क्या राय शुमारी के वक्त भी ये अक्सरियत आपके साथ होगी, यकीन है आपको? जी बिल्कुल। देखें 65 के ऐवान में 40 के करीब जो अरकान असम्बली हैं
वो जाम कमाल की ख़राब हुक्मरानी या क्या कहते हैं शख्सी आमराना तर्ज हुक्मरानी के ख़िलाफ़ उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जमा किया है। एक लॉन्ग लिस्ट है चार्जशीट का, वो मेरे ख्याल आज आपके अपनी टीवी पर भी चल गया होगा, जिस पे हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे हमारे सारे दोस्तों ने बात भी की। अभी तक तकरीरें जारी हैं इस वक्त। देखें, एक तो बात यह है कि कल रात को भी जो इशाया हुआ था उसमें भी वाज़े हो गया था 36 से 37 अफराद उसमें मौजूद थे। आज एक दो हमारे अरकान जो हैं कुछ वजूहात के बिना पर उनको रोक दिया गया, क्योंकि ये जाम कमाल की कोशिश यही है कि अरकान को दोस्त धमकी लालच के ज़रिए से जो है इस अमल से दूर रखें, लेकिन वो इसमें मुसलसल नाकाम हुए हैं। आज जब उन्होंने लंच भी किया था तो मेरे ख्याल उसमें सिर्फ 18 के करीब अरकान उनके पास है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि जाम कमाल के साथ जब उसने ख़ुद कहा कि जी मैं अपोजिशन सियासत करना चाहता है, बाप की जो अक्सरियती अरकान पार्लियामेंट हैं या जो पार्लिमानी ग्रुप की अक्सरियत है जो 13 अफराद पर मुश्तमिल है, वो जाम कमाल के ख़िलाफ़ है। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद इनिशिएट किया है और हम ये समझते हैं इस वक्त बात अपोजिशन की नहीं है। जाम कमाल शायद ये कार्ड खेलना चाहते हैं कि यहाँ अपोजिशन के लोग बाप की हिमायत कर रहे हैं और वो अपोजिशन जो है कोई इस तरह का खेल है। अपोजिशन इस मुल्क का हिस्सा है, बिलखुसूस जो अपोजिशन बलूचिस्तान में है वो बलूचिस्तान को पुरअमन देखना चाहता है, वो बलूचिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है, वो बलूचिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है, वो बलूचिस्तान से लाशों और ताबूतों की सियासत का खात्मा चाहता है, वो बलूचिस्तान में ये जारी सिस्टमेटिक करप्शन है, जो इदारों की तबाही और बर्बादी है, यहाँ पर जो है तिफलाना तर्ज के मनसूबे हैं, इन सब का खात्मा चाहता है। तो अपोजिशन क्या अपना किरदार अदा न करे? जाम साहब ये समझते हैं कि हम ख्वाब खरगोश लें और जाके सो जाएँ और जाम साहब पूरे सूबे को जो यरगमाल बनाकर यहाँ पर हमें लाशों का तोहफा दें, यहाँ ताबूतों का तोहफा दें। यहाँ पर बलूचिस्तान के तालीम के मसाइल तबाही से दो चार हो गए हैं, सेहत का शोबा तबाही से दो चार है। जिन महकमों के सरबरा जाम कमाल हैं, एनर्जी के शोबे का सरबरा वो हैं। बलूचिस्तान में 3 साल से बिजली जो है नापैद हो गई है, गर्मियों में लोग बिजली के लिए रोते हैं। गैस के शोबे का सरबरा साहब, बिल्कुल आपके पास पूरी चार्जशीट जी। आपके 4 अरकान कहाँ गए? क्या उनके बारे में कुछ पता चला आपको? जब वो आएंगे, हमारे एक रुकन असम्बली थे लाला रशीद साहब, वो वापस आ गए हैं और वो उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, अपने दिखाने गए हैं। देखें, इस वक्त हम समझते हैं कि जाम कमाल जिम्मेदार है। कहाँ गए हैं, कौन ले गया, हमें इससे गरज नहीं है। जाम कमाल वज़ीर आला है और उसने ये धमकी आज से कोई 10 दिन पहले से मुसलसल दे रहा है कि मैं गिनती के दिन जो है मेरे लोग पूरे होंगे। ये खुद एक गैर जमहूरी रवैया है, ये खुद आमराना सोच की अक्कासी करता है। देखें, एक जमहूरी शख्स इस तरह जो है दोस्त धमकी नहीं देता है। आज उसके पास आ जाना चाहिए थे। आज जाम कमाल जो है 18 अफराद के साथ असम्बली हाल में दाखिल हुए हैं। आज उन्होंने घर पर खाना बुलाया, लोगों को खुद निवाले पेश कर रहे थे। 18 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं कर सके। जो एक वज़ीर आला के पास अब 18 से ज़्यादा रह नहीं गए, वो बलूचिस्तान की रिवायात को ख़राब करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की तारीख़ को ख़राब करना चाहते हैं। ये बहुत पुरअमन सूबा रहा है, रिवायत का अमीन सूबा रहा है, किसी पर एतमाद उठ जाता है, वो शख्स खुद इस्तीफ़ा दे देता है। अब वो क्यों गिनती का इंतज़ार कर रहे हैं? आज 36 लोगों ने जो है 34 अफराद ने बिल्कुल कड़े होकर कहा कि जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन गिनती के रह जाएंगे। अगर किसी शख्स का यहाँ पर इन 3-4 दिनों में किसी को क्या कहते हैं कि सपोर्ट या किसी की हिमायत हासिल करने में कामयाब होंगे, ये खुद बलूचिस्तान में जमहूरियत की तबाही और बर्बादी का सबब नहीं बनेगा? क्या ये खुद इस बात की गम्माजी नहीं करेगा कि जाम कमाल जो है हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस है? क्या इस बात की गम्माजी नहीं करेगा कि जाम कमाल लोगों को पैसे के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर ख़रीदना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अगर वो जमहूरियत की बात करते हैं, जो है यहाँ पर एक अच्छी हुक्मरानी की बात करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही उनका एटीट्यूड रहा है 3 साल में। वो PSDP जो है एक्सेल का शीट अपने सीने से लगाए रखते थे। मनपसंद अफराद को जिनकी बलूचिस्तान में कोई सह नहीं है, जो 10 आदमी भी बलूचिस्तान में जो है वो मुतमिन नहीं कर सकते हैं, उनको मुंतखब नुमाइंदों पर तरजीह दे के उनको जो है अरबों रुपए की स्कीमात दे रहे थे। जिस सूबे को तालीम की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, वहाँ पर वो जीप रैलियों में पैसे खर्च करते हैं। एक सूबा जहाँ पर इस वक्त कैंसर के मरीज़ बगैर अद्वियात के जो बलूचिस्तान में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 12,000 अफराद कैंसर के सालाना बलूचिस्तान में मरते हैं। वो 46 करोड़ रुपए उन्होंने दुबई एक्सपो में लगा दिए। आपके सीरियस कंसर्न है जाम कमाल साहब के तर्ज़े हुकूमत पर। फ़र्ज़ कीजिए जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं या तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनका जाना ठहर जाता है और चले जाते हैं, तो मुतबादिल का फ़ैसला हो चुका है। कौन होगा उनका मुतबादिल? देखिए, मुतबादिल का फ़ैसला ये है कि ये तकरीबन 36 से 40 का जो भी ग्रुप है, जब ये पहला अमल ख़त्म होगा, ये जो पहला स्टेप है जो वज़ीर आला की अदम एतमाद और उनके इस्तीफ़े या उनके रिमूव करने पर, उसके बाद दूसरे और तीसरे मरहले में नए कायदे अवान की तश्कील, फिर उनके हवाले से उनको एतमाद का वोट देना, कैबिनेट की तश्कील। और हम ये समझते हैं कि कोई भी आए, देखें हमने यहाँ पर सियासत की है, मैं सेनेटर रहा हूँ, मैं MNA रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है मैं बलूचिस्तान में जब आता था तो वज़ीर आला के दरवाजे कभी मैंने जो है बख्तरबंद गाड़ियाँ उन पर नहीं देखी, कभी लॉक नहीं देखा।
मसलन आप जिस तरह किसी जेल में जा रहे हो, आप वज़ीर आला उसमें अब जा नहीं सकते। 3 साल में मुझ जैसा मुंतखब नुमाइंदा, सबसे स्ट्रेटजिक डिस्ट्रिक्ट हारान से मेरा ताल्लुक है, बलूचिस्तान का एपी सेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का, क्राइसिस का, मैं 3 साल से वज़ीर आला से मिल नहीं सका। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने किससे मशवरे किए? फरिश्तों से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? ख्वाब में उनको ये आ जाता है कि बलूचिस्तान के तकलीफ और मसाइल क्या हैं। मेरे ज़िले में सबसे बड़ा मसला क्राइसिस जिस तरह सड़कों का है, तालीम का है, सेहत का है, वो उठा के 60 करोड़ रुपए का स्टेडियम ले आते हैं। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है क्योंकि वो बड़े अमीर ज़ादे हैं, नवाब ज़ादे हैं, उनके पास दौलत खुदावंद तबारक ताला ने बहुत दी, उनके घर में पानी का मसला नहीं, बिजली का मसला नहीं। लेकिन बाकी बलूचिस्तान तो जिन मसाइल से गुजर रहा है उसका इदराक ही नहीं है। वो सारी PSDP उठा के अपने फरमाइशी जो है मनसूबे उसमें शामिल करते हैं। तो ये खुद अक्कासी करता है कि ऐसा शख्स अगर मज़ीद बलूचिस्तान में फैसला नहीं हुआ कि कौन होगा, इस पहले मरहले के बाद फैसला करेंगे। अच्छा, आपने अपनी फतह के लिए आपने क्योंकि जिक्र किया, तफसील से जिक्र किया कि अपोजिशन इस मुल्क का हिस्सा ही है, बलूचिस्तान की अपोजिशन है, बलूचिस्तान का दर्द लगती है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन फिर भी अपनी फतह के लिए आपने PDM से एक तरह का मिलाप कर लिया है। क्या आप समझते हैं कि ये उसूली सियासत के खिलाफ नहीं है? बात देखें, बलूचिस्तान जो है इट्स अ डिफरेंट प्रोविंस, इट्स अ कम्प्लेक्स प्रोविंस, और यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं या बलूचिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं वो भी बहुत मुख्तलिफ हैं। ये जाम कमाल ने इसको भी ये रंग दे दिया है। यहाँ पर जो है जब बलूचिस्तान के मुफादात की बात आती है, बलूचिस्तान में मामलात की बात होती है, हमारे घर में आग लगा हुआ है, क्या मैं खामोश अपने घर में बैठूँ, एक बाल्टी पानी का नहीं उठाऊँ उस आग को बुझाने के लिए और जलाने के लिए कि जी मेरा ताल्लुक PDM से है या मैं BNP से हूँ? मैं अपने सूबे को जलता हुआ देख रहा हूँ। जब एक ऐसी तहरीक है, 3 साल से हम इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि इस शख्स से निजात दिलाना है बलूचिस्तान को, जब वो मामला मैच्योर हो गया, वो बन रहा है, तो कल कबार भी हो सकता है हम जो अपोजिशन इस हुकूमत का हिस्सा ना बने। लेकिन ज़रूरी ये है कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स हमें दलदल की तरफ और बहुत बड़ी गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। हमने ड्राइविंग सीट से इस शख्स को हटाना है। कोई और आएगा, उसको कम से कम बताएंगे कि आप सही रास्ते पे गाड़ी को लेके जाएं। बलूचिस्तान को अगर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की नहीं मिल सकती, लेकिन हम गहरी खाई की तरफ तो ले जाने से बचाएं उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सना बलोच साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली ताख़ीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर फैसला दे चुकी है, लेकिन फिर भी जो अमल दरामद हुकूमत पंजाब ने किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों की बहाली से मुताल्लिक़ हुकूमत पंजाब की हुक्म-उदूली पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग पर भी एतराज़ उठाते हुए बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहक़ीक़ात करवाने का फैसला किया। बल्दियाती इदारों के फ़ाल करने का ये नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने 2 रोज़ कबल जारी किया था। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। अदालत को बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया और कहा कि तहक़ीक़ात करके मामले की तह तक जाएंगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन ने जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब पर डाल दी। दौरान समाअत जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का कहना था कि सेक्रेटरी साहब ने तहरीरी जवाब में ये बात बयान की है कि वज़ीर आला को समरी भेजी गई थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 25 मार्च को अपने मुख्तसर फैसले में पंजाब में 2.5 साल पहले ख़त्म किया गया बल्दियाती निज़ाम बहाल करने के अहकाम जारी किए थे और बल्दियाती इदारों को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कल अदम करार दिया था, जबकि 5 जुलाई को अदालत ने तफसीली तहरीरी फैसला भी जारी किया था। लेकिन अब तक ये हुकूमतें बहाल नहीं हो सकी हैं। बात करेंगे हसन रज़ा, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। हसन, सबसे पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में बल्दियाती इदारों की बहाली का हुक्म जारी किया था, लेकिन इसमें डिले होता चला गया और आज की समाअत में जब अदालत ने इस डिले पर बरहमी का इजहार किया तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन ये फरमाते हैं कि उन्होंने तो समरी भेज दी थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को, तो तमाम डिले की जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। देखिए मसूद साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9 अक्टूबर 2021 को सूबाई कैबिनेट का इजलास हुआ था और स्पेशल जो है वो
बल्दियाती अदारों की बहाली से मुतल्लिक था, जो कि अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए थे। ये पूरी समरी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ज़राए से मैंने हासिल की है, ये पूरी समरी के अंदर कहीं पर कोई ऐसा जुमला मेंशन नहीं है कि यहाँ पर मेंशन किया गया हो जो कि सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से भिजवाई गई है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को और कैबिनेट को, जहाँ पर यह मेंशन किया गया हो कि हमें किसी से मशरूत करके जो है बल्दियाती इदारे बहाल होने चाहिए। इसमें कहीं पर मेंशन नहीं है। अलबत्ता मुकम्मल समरी देखने के बाद एक रिजल्ट पे मैं ज़रूर पहुंचा हूं कि या तो वो ट्रांजैक्शन प्लान की जो है वो कमेटियां तश्कील दी गई हैं, या वो जो फैसला आता है लाहौर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो है वो मामले के जायज़ा लिया गया है, और या फिर जो नकात लगाए गए थे जो कि मेयर की जानिब से जो है वो निशानदेही की गई थी, उस पर जो है वो कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं। और जो 9 अक्टूबर को ये डिसीजन नहीं हुआ था, बल्कि ट्रांजैक्शन के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी, और एक इंपॉर्टेंट कमेटी सूबाई वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी जिसने ये फैसला करना था। अलबत्ता उस एजेंडे में ये मामला ज़ेर गौर लाया गया था और तकरीबन 3.5 घंटे तक ये मामला ज़ेर गौर रहा, और इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए और बल्दियाती इदारे बहाल करने का फैसला इल्तवा का शिकार कर दिया गया। और 2 रोज़ कबल जो सेक्रेटरी बल्दियात ने चीफ मिनिस्टर को समरी भिजवाई गई थी, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी। उससे कबल वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत उसने नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार करना था, और उसमें इजलास हुआ, चीफ मिनिस्टर के सामने रखा गया। उसमें 4 सूबाई वज़रा और भी शामिल थे, जिसमें सूबाई वज़ीर बल्दियात भी शामिल थे और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर। उसमें जो है ये तय किया गया कि इस तरह जो है नोटिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें एक तो विद इमीडिएट इफेक्ट वाला जुमला मेंशन किया गया, और दूसरा सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिव्यू पटिशन 117 और 118, यानी उसके बाद कंडीशन मेंशन कर दी गई। यानी बल्दियाती इदारे बहाल तो नहीं हुए, जो नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आज होता तो मामला बहाल होता और फिर जो है वो मामला आगे चलता, क्योंकि आज फिर मजीद 15 दिन मिल गए और मजीद जो है वो इल्तवा का शिकार होता चला गया। और हुकूमत भी यही चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से मामला इल्तवा का शिकार हो। उस कमेटी की रोशनी में सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन महंगल ने चीफ मिनिस्टर को समरी भिजवाई और उसकी अप्रूवल दी। इसमें चीफ मिनिस्टर तो मुनसिर करेगा मुतल्लिका कमेटी पे और कैबिनेट के डिसीजन पे, जो कि उसको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। और वज़ीर कानून राजा बशारत ने ये जो है कुछ जो समरी के अंदर मेंशन किया था, जो मैंने ज़राए से मालूम किया कि ये बाकायदा तौर पर आउटकम उसको जो है कंडीशन जाहिर की जाए ताकि हम सेफ रह सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मामले को इल्तवा का शिकार किया जाए। मैं बिल्कुल यही जानना चाह रहा हूं आपसे हसन रजा साहब, जो है एक तरफ तो कंप्लायंस भी हो गई अदालती हुक्म की, दूसरी तरफ कंडीशन लगाकर और हुकूमतों की इमीडिएट बहाली जो है उसमें भी कतकन डाल दी गई। तो यही वो खामी है जिसका आज अदालत ने जिक्र किया कि समरी के ड्राफ्ट, इसकी जो ड्राफ्टिंग है उसमें नकाइस की तरफ निशानदेही की है। तो ये वही नकाइस हैं या और कोई मामला है? ये वही नकाइस है। और इससे कबल क्योंकि ये हमेशा हुकूमत सहारा लेती रही है, खुद मैं इन्हीं के हुकूमती एक इजलास में मौजूद था जिसमें कोशिश ये की जा रही थी कि मामले को इल्तवा का शिकार रखा जाए और बल्दियाती इदारों को बहाल ना किए जाएँ। और यही हुकूमत जो जमहूरियत के दावे करती है, लेकिन जो बुनियादी इकाई है उससे जो है वो मुनसिर मुतरादिफ काम करते दिखाई देती रही और कोशिश करती रही कि बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको बहाल ना किए जाए, उनको पावर्स ना मिल सके, क्योंकि निचली सतह पर तो इख्तियार देने के लिए कोई राजी नहीं था और ये कोशिश करती रही कि पावर इनके पास रह सके, क्योंकि बहुत जितने भी तरक्याती मनसूबे जाते उनसे उनको दूर रखा गया। और दीगर जो मामला थे, सफाई के मामला थे, पार्किंग के मामला, साफ पानी के मामला, बहुत सारे इश्यूज थे। और यही बात है कि हुकूमत की हमेशा से कोशिश रही कि कोई ना कोई नकात ऐसा छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से मामला इल्तवा का शिकार हो जाए। और पहले इजलासों में भी ये 43 इजलास हो चुके हैं इस हुकूमत में आने के बाद, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के भी इजलास शामिल हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इजलास भी शामिल हैं, सूबाई वज़ीर कानून के भी, सूबाई वज़ीर बल्दियात के भी और दीगर मुतल्लिका ऑफिसर भी शामिल हैं। लेकिन हर इजलास में हमेशा से 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया कि किसी ना किसी तरीके से पावर अपने पास रखी जाए और मामला और निचले सतह पर हसन साहब ये हम कह सकते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद, इस तमाम कार्रवाई के बावजूद, नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद भी बल्दियाती हुकूमतें अमली तौर पर बहाल नहीं हुई हैं। और ये जो 2 महीने रह गए हैं इनकी मुद्दत ख़त्म होने में, क्या इस दौरान इम्कान है इस बात का कि ये इनकी बहाली हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत इस मूड में नज़र आती है कि कर देगी कुछ?
देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो कोशिश ये की थी कि किसी ना किसी तरीके से हुकूमत ने, जैसे नून लीग के जितने भी मेयर थे और उनका जो बल्दियाती सेटअप था उसको ख़त्म करके अपनी कुछ 6 माह के अंदर इसमें इस्लाहात करके कानून में अपना सिस्टम लेके आ सके। लेकिन क्योंकि जिस तरह कंटोनमेंट की इलेक्शन में आपने देखा इतनी पोजीशन तो हुकूमत के पास नहीं आ सकी, लेकिन शायद अब ये हुकूमत भी नहीं चाहती कि मामला को फौरी तौर पर जो है बल्दियाती इंतखाबात की तरफ लेकर जाया जाए और मामला को इल्तवा का शिकार करना चाहती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी अगर आप देखें तो ख़ासतौर पर अभी जिस मामला खत्म हुआ है, नूर अमीन मैंगल की चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात भी जारी है कि मामला को कैसे लेकर चलना है। अगर ये अप्रैल तक जाते हैं यानी 2019 में लेके जाते हैं या पहले लेके जाते हैं कि हम पहले इख्तियारात दे दिए जाएं, तो भी साफ है जितने बड़े फैसले एडमिनिस्ट्रेटर ने किए हैं उन पर भी सवालात उठेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अभी अमली तौर पर वो बल्दियाती अदारे बहाल नहीं हुए, क्योंकि जब कंडीशन मेंशन कर दी जाए किसी भी नोटिफिकेशन में तो फिर ऑटोमेटिकली वो कंडीशन पूरी होगी, यानी अदालती फैसला जो कि पिटीशन नंबर 117 और 118 जो कि टाइटल बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी उसमें तो मुझे मुख्तसरन ये बता दें तो फिर जो है कि अदालत ने जब ड्राफ्ट पर एतराज कर दिया तो अब ये लाजिम है पंजाब हुकूमत की वो नया ड्राफ्ट बनाए और जिससे सुप्रीम कोर्ट की तसल्ली होती है वो ड्राफ्ट बना कर भेजे। क्या ऐसा होगा या नहीं? देखिए, अब तो ये हुकूमत पे है क्योंकि आज इजलास हो रहा है, उसमें कोई फैसले आएंगे और कल आने वाले रोज़ में भी इस पर कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे। और अगर हुकूमत ये नोटिफिकेशन दोबारा रिपीट करती है तो फिर ही कोई फैसला हो पाएगा। लेकिन वो फैसला तकरीबन क्योंकि 15 दिन तो मिल गए, 15 दिन बाद जाते हैं पीछे 1.5 माह रह जाएगा। 1.5 माह बाद ये ऑटोमेटिकली जितने भी जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नए बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी जमहूरी हुकूमतें न जाने क्यों कतराती हैं कि बल्दियाती निज़ाम बहाल हो, मुल्क में बल्दियाती हुकूमतें हों, और इमरान खान साहब की हुकूमत का और इमरान खान साहब का खुद यह दावा था कि वो जब आएंगे तो एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम देंगे। बहरहाल एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, इस दौरान आप हेडलाइन सुन सकेंगे और फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कई दिन की गूमगू कैफियत के बाद नतीजाखेज मोड़ पर अब आ गए हैं और मामला जल्द हतमी स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने का इम्कान है। इक़्तिसादी पॉलिसियों और मुस्तक़बिल के माशी फ्रेमवर्क पर मुस्बत पेशरफ्त की भी खबरें हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन भी न्यूयॉर्क से दोबारा वाशिंगटन आ गए हैं। IMF के मशरिक़ वुस्ता और सेंट्रल एशियाई ममालिक के डायरेक्टर ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों को यह बताया कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन $6 अरब की तोसी फंड के छठे जायजे पर पेशरफ्त बहुत अच्छी समत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि IMF मिशन पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं और हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर तफसीली गौर कर रहा है। ख्याल रहे कि वाशिंगटन में 13 से 15 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के फौरी नताइज सामने न आने पर पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बावजूद IMF से बातचीत में डेडलॉक बरकरार है और इजाफी टैक्स के हदफ और पावर सेक्टर के माली मसाइल पर IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है। वज़ारत ख़जाना ने पहले भी मुज़ाकरात में नाकामी के तासुर को मुस्तरद किया था और अब एक बार फिर वज़ारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात से मुतालिक क़यास आराइयों को बेबुनियाद करार दिया है। 4 रोज़ कबल वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने इस अज़्म का इजहार किया था कि वो अपने दौरे की पेशरफ्त से मुतमईन है और इसे आगे बढ़ता दिख रहे हैं। हमारे साथ उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी पॉजिटिव हो गई है। उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसकी वो वैलिडेशन करनी है जो हमने उनको डेटा दिया हुआ है, और उसके ऊपर तो पॉलिसी लेवल पे जो चीजें हैं वो तो हमारी आपस में तय। अब वो उस डिटेल को वो जब कर देंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करें अगले चंद दिनों के बीच में हमारा एक मुश्तरका ऐलान सामने आ जाएगा। जो हमारा पावर सेक्टर की है वो तो पहले ही टेक्निकल लेवल पे ही उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो हो गए हैं। वो जो वे आउट उन्होंने निकालना था पावर सेक्टर ने उन्होंने निकाल लिया। दूसरी जानिब कल लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकर ने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कौम को IMF के साथ डील की जल्द खुशखबरी मिलेगी। IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो एक बड़े अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। हर दफ़ा जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें नेगोशिएशन होती है और हर दिन नेगोशिएशंस में जो गैप है वो कम हो रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर दफ़ा अगर आप देखें जब भी IMF के रिव्यू पे कोई मिशन गई है तो हमेशा इसी तरह नेगोशिएशंस होती हैं। शौकत तरीन साहब वहाँ गए हुए हैं, इसीलिए गए हुए हैं कि नेगोशिएशंस को क्लोज़ करें। तो इंशाल्लाह आप सबको इसमें एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे।
कल ही आईएमएफ ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान में मौजूदा माली साल के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की शरह कम होने की पेशगोई की है। आईएमएफ ने करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का खदशा जाहिर किया है और मुल्क की तरक्की की शरह 4% रहने की तवक्को का इजहार किया है। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के फौरी असरात आज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में नजर आए, जहां 870 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट में तकरीबन 2% इजाफा हो गया और इंडेक्स 45,499 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 28 सितंबर के बाद आज पहली बार इंडेक्स 45,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर सका है। मुल्क की माशी मामलात की तसलसल और पीटीआई हुकूमत की माशी टीम के हवाले से आज एक खबर सामने आई है कि हुकूमत ने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इत्तलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया है और जल्द उनकी जगह शौकत तरीन को सेनेटर बनाया जाएगा। तमाम तर खुश आइन पहलुओं के बरक्स तशवीश और फिक्रमंदी की बात यह है कि रुपए की कदर रोज़ बरोज़ गिरावट की शिकार है और डॉलर बेकाबू हो रहा है। आज डॉलर इंटर बैंक में 69 पैसे इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। 5 माह कबल 18 मई को डॉलर 152 रुपये 28 पैसे का था। सिर्फ 5 माह में डॉलर 21 रुपये 19 पैसे महंगा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया 13.9% कदर खो बैठा है। कल एक बार फिर गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर रुपया के डामाडोल होने की तकनीकी वजूहात बयान कर रहे थे। जब भी हम आईएमएफ गए हैं तो इसीलिए गए हैं क्योंकि हमने अपने रिजर्व्स को नहीं बचाना। अब रिजर्व्स को कैसे बचाना, इसमें जो सबसे पहला कदम जो उठाना होता है वो ये है कि एक्सचेंज रेट जो है ये मार्केट के सिग्नल्स के मुताबिक चले। जून 2019 से हमारे मुल्क में एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड है। इम्पोर्ट्स जिस तरह बढ़ रही हैं उससे हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये प्रेशर मई से शुरू हुआ है और अभी तक जो इसमें डिप्रिसिएशन आई है उससे ये इंश्योर हम करेंगे कि जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो एक सस्टेनेबल लेवल पे रहे, यानी कि वो इस तरह ना बढ़े जिस तरह माजी में बढ़ा, और इससे हमारी मईशत का जो मुस्तकबल है वो महफूज रहे। किसी हद तक हौसला अफजा बात है कि इस माह पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में मामूली कमी आई है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले महीने सितंबर में जारी खातों का खसारा 1 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा, जो इससे कबल अगस्त में 1 अरब 47 करोड़ था। बहरहाल तशवीशनाक बात है कि इस माली साल की पहली सहमाही में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर हो चुका है, जो पिछले साल इस अरसे में 86 करोड़ डॉलर सरप्लस में था। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब वक्त देने के लिए। आईएमएफ से मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त की अब खबरें सामने आ रही हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या मालूमात आप शेयर कर सकते हैं हमसे? आपने तो जैसे कहते हैं कि जो पूरा जैसे नशर मुकर्रर दिया है, मेरे लिए तो कोई बात करने के लिए छोड़ी नहीं है। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्म्ड स्टोरी आपने दी है और उसमें जो है मज़ीद अपडेट ये है कि कल से आज के दरमियान जो है बहुत सारी पेशरफ हो गई है। अब मैटर ऑफ टाइम है कि किसी वक्त भी जो है हम वहाँ से जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट सुन सकते हैं, या जॉइंट स्टेटमेंट या इंडिविजुअली, लेकिन ये कि मामलात तेज़ी से तय पा रहे हैं। ठीक है, तो आईएमएफ से मामला तय करने में इतनी देर, इतनी ताख़ीर हो क्यों रही है? 4 से 8 अक्टूबर तक पहला दौर हुआ, फिर 13 से 15 तक दूसरा दौर हुआ, और शौकत तरीन ने भी हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि अक्टूबर के वस्त तक माहिदा हो जाएगा। फ़िलहाल रुकावट है। देखें मसूद भाई, आपको एक बात बताऊं कि आईएमएफ के जो मुज़ाकरात होते हैं वो स्टेप्स में होते हैं। पहले स्टाफ लेवल होता है, स्टाफ लेवल हमारे जो है इन टाइम ख़त्म हुए। अच्छा, अगर स्टाफ लेवल इन टाइम ख़त्म नहीं होते, आपको याद होगा 1 साल पहले, अगर फरवरी बल्कि 1.5 साल पहले स्टाफ लेवल हमारे जो मुज़ाकरात थे उसके बाद ऐलान हुआ था कि 2 दिन के लिए हमने और टाइम बढ़ा दिए। तो इस दफ़ा हमारे स्टाफ लेवल ऑन टाइम ख़त्म हुए, और इसके बाद जो कहीं पे ये नहीं कहा गया था, ये जो 13 से 15 तारीख आप बता रहे हैं, 15 तारीख को असल पहली मुलाकात शुरू हुई थी, और कहीं पे ना आईएमएफ ने कोई तारीख की डेडलाइन दी थी ना हमने दी थी।
ये जो है थोड़ा सा मीडिया ने इसको आई डोंट नो उनकी सोर्स क्या थी, जिसको IMF ने भी जो है मेरे हिसाब से जो है डिनाई किया कि ऐसी कोई तारीख या टाइम फ्रेम तय नहीं था। इसीलिए हमने इतवार को, बल्कि मेरे तवज्जुह से एक हमने स्टेटमेंट जारी किया था कि किसी बात का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बातचीत चल रही है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा और वज़ीर ख़जाना ने भी कहा, वज़ीर ख़जाना ने कहा हमेशा बैंकर ज़्यादा चीज़ मांगता है, और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी ये कहा कि हर रोज़ जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात जो है उसके बगैर तो काम ही नहीं होता और वो गैप कम हो रहा है। तो आप ये देखें कि आज हमारा जो है बुध है, तो ये जो वाशिंगटन में जो मुज़ाकरात हुए ये आज उसका चौथा दिन है, और अगर आज हो जाते हैं तो वेरी गुड, लेकिन हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ इसका, ठीक है ना हमने ना IMF ने। अच्छा, मुज़ाकरात के दौरान ही बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें बढ़ाई गई, इसके अलावा रुपए की जो कदर है वो भी रिकॉर्ड हद तक हमने गिरते हुए देखी। माहिरीन का ये ख्याल था कि IMF के जो मुतालबात हैं उनकी वजह से ये तमाम इक़दाम हमने किए थे, लेकिन फिर भी तासुर ये था कि IMF की तसल्ली नहीं हो पा रही थी। देखिए, ये तो अब आपको जो है ये तमाम चीज़ों का जवाब जो है जब ये आ जाएगी दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट तो उसमें मिल जाएगा। मैं क्योंकि मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा नहीं था तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में बिजली की कीमतें जो हैं पिछले 4 महीने में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि कोल गैस की प्राइसेस की वजह से दुनिया में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ये हमारी ज़रूरत है, हमारी मुल्क में बिजली जो है उसका जो ईंधन है वो सारा बाहर से आ रहा है। आपके सामने है रुपए की कदर भी गिरी है, दूसरा जो है बाहर से जो ईंधन आ रहा है उसकी कीमत 100% तो सिर्फ जो है तेल में बढ़ गई, $50 से जो है $250 कोयले पे हो गई 500%। फिर इसके अलावा गैस की जो कीमत है, LNG की कीमत भी आपके सामने है, $6-8 से जो है $35 पे चली गई। तो ये आखिरकार बढ़नी है, पूरी दुनिया ने बढ़ा दी, हम कोई अनोखे तो नहीं है, ठीक है। हमारे पास तो वसाइल भी नहीं है दुनिया के मुकाबले में, तो ये इसको IMF से कर देना ये हमारी ज़रूरत थी। अगर हमारी हुकूमत फ़र्ज़ करें कि आप लोग कह रहे हैं कि IMF के कहने पे किया है, तो ये हमें IMF से पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी आखिर में बोझ अवाम को ही पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो कर्जा लेंगे, और कर्जा किसने अदा करना है? अवाम ने अदा करना है। तो ये हम थोड़ा सा इसको पॉलिटिसाइज ना करें, ये तो ज़रूरत है, फ्री मार्केट का रूल है, और उसके हिसाब से अभी भी जो है ये लोग कहते हैं कि जी हमारी बिजली की पैदावारी कीमत ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, और हम जो है कीमत कम। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बहस यूँ तो शुरू नहीं हो गई ना, इसका पस मंज़र है शौकत तरीन साहब बार बार ये बात तवातुर से कहते रहे कि कुछ भी हो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, आवाम पर इसका बोझ नहीं डालेंगे। मैं आपको सुना भी देता हूँ वो क्या कहते रहे। टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके ऑल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। जब आप टैरिफ बढ़ा देते हैं, गरीब के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो कौन बर्दाश्त करेगा? हम आपको उस साइड पे सर्कुलर डेट जो है उसके बीच में रिडक्शन दिखा देंगे, वो हेल्दी तरीका है, रादर देन इंक्रीजिंग टैरिफ, वो अनहेल्दी तरीका है। IMF का हमारे पर इसमें भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। वो तो कहते हैं यार बस पहले तो तुम बिल्कुल शिकंजा कर दो, इज इट जस्टिफाइड? सो नो, सो वी आर सेइंग नो सर, वी विल गिव यू एन अल्टरनेटिव वे। ये है पस मंज़र इस तमाम गुफ्तगू का कि आप मुसलसल कहते रहे, IMF की डिमांड भी है, आपने बताया कि टैरिफ बढ़ाओ, मगर हम नहीं बढ़ाएंगे, और फिर आप मुज़ाकरात में थे और आपने टैरिफ बढ़ा दिया। मैं आप ये ना भी सुनाते तो ये पूरी बात मेरे जहन में इसी तरीके से थी, और मैं इसी बात पे जवाब देने जा रहा था कि ये इनका स्टेटमेंट था लगभग मार्च अप्रैल में, और उस वक्त की इन्फॉर्मेशन और आज की इन्फॉर्मेशन और हक़ाइक़ में बहुत तब्दीली आ चुकी हुई है। और उस वक्त LNG मिल रही थी $8 में, अब $35 में मिल रही है। जैसे मैंने आपको कोयले की बात बताई, उस वक्त जो है जो आपका पेट्रोल जो था वो $50 से नीचे था, $50 के लगभग था, आज वो $85 में हो गया है। अगर आज कीमतें वो तमाम की तमाम वही होती तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और थे। देखिए, कोई चीज़, जैसे आप लोग अक्सर सियासी प्रोग्राम करते हैं कि सियासत में हतमी नहीं होती, मईशत में तो सारी चीज़ें ही मार्केट बेस्ड हैं, और अगर फ़र्ज़ करें कि ये कीमतें आलमी मार्केट में पेट्रोल की या कोयले की या गैस की नीचे चली जाती
तो ये शौकत तरीन साहब का केस और मजबूत हो जाता। अभी तो उल्टी दुगनी हो गई। अभी आपने खुद अपने इब्तदाइये में भी बताया कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट में से और करेंसी किस तरीके से गई है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम जो है ये इसको सस्टेन कर सकें, वरना अगर ये आप कहते हैं कि सस्टेन इस पर ज़्यादा बात करने के वजह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो हमने आपको गुफ्तगू सुनाई ये बहुत पुरानी नहीं है, आप इसको रीचेक कीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मीडिया में ये खबरें भी आई कि IMF को करंट अकाउंट खसारा, गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे, सब्सिडी जैसे मामलों पर तशवीश थी और तरक्याती फंड्स में कमी जैसे बुनियादी मुतालबात भी थे जिनकी वजह से डेडलॉक हुआ। क्या आप इन तमाम बातों की तस्दीक करेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? देखें, मैं तो 3 दिन से तरदीद ही कर रहा हूँ। पहले तो इतवार को आप सारों को पता है कि तमाम मीडिया ने कहा था टॉक फेल्स, ठीक है ना, और फिर क्या बातें की। कल किसी ने बोल दिया कि जी बिजली की कीमत में इजाफे की जो है डिमांड आ गई है। फिर एक ख़बर आ गई कि जो है पेट्रोल पे जो है सेल्स टैक्स की 17% की बात आ गई है। तो अब तो बिल्कुल हम जिसे कहते हैं कोने पे आ गए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आध दिन में सबको पता लग जाएगा कि मीडिया ने कितना उस पर हाइप क्रिएट किया था या सच बोला था या गवर्नमेंट कितनी बात छुपा रही थी। अभी मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हैं IMF और वजारत ख़जाना के चंद लोग और स्टेट बैंक, इनसे बाहर किसी के नहीं है। अगर मीडिया का कोई फ़र्द उस मीटिंग में बैठा हुआ था तो या उनकी कोई डायरेक्ट सोर्स उस कमरे के अंदर थी तो वो थी। मैं एज अ तर्जुमान भी आपको नहीं बता सकता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि मेरे इल्म में भी नहीं है। तो मैं इसको कैसे कह दूं कि उन्होंने झूठ बोला है सच बोला है? जो मेरे पास तक इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे इन्होंने कहा कि टॉक्स फेल हो गई हैं, जैसे ही मेरे पास आई मैंने जो है ऐलान कर दिया कि ये गलत बात है, पीर से मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें अब आपको भी इंशाल्लाह ताला आपकी मौजूदगी का यही फायदा है कि अगर कोई बात आए तो उसकी तस्दीक हो जाए। ये बातें तो आपको शायद ना बताऊं, लेकिन इसकी तो आप तस्दीक या तरदीद करेंगे कि IMF ने 525 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया है और तजवीज़ ये है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिनसे सालाना आमदन 5,800 अरब रुपये से बढ़कर 6,300 अरब रुपये तक हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, IMF जब हमने ये बजट में 5,800 अरब रुपये का तखमीना रखा था टैक्सेस का, तो पूरी मार्केट में सब ने ये कहा था कि ये जो है IMF का दिया हुआ हदफ है और ये नामुमकिन है। उस वक्त हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि मैं इसको क्रॉस करके दिखाऊंगा। आप पहले सेमाई में देख लेंगे 180 अरब रुपये हमने टैक्स कलेक्ट ज़्यादा किया। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ कि IMF का बयानिया इसमें ये हो सकता है कि वो ये कहे कि जी इस वक्त क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस ज़्यादा है तो आपने इम्पोर्ट लेवल पे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया है और ये टैक्स जो है आगे जाके जब कमोडिटी की कीमतें नीचे आ जाएंगी तो उस तरीके से नहीं कलेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि देखें, आप लोग और हम हमेशा से एक बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर टैक्स लगता है तो इसमें क्या बुराई है? अगर टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है, हमारा 11% है। शर्मिंदगी की दुनिया में शायद ही कोई एक आध मुल्क पाकिस्तान से नीचे हो। हम इसमें तो निहायत ही अंडर परफॉर्मर हैं। हमें इसको जो है अगर जो है अच्छा करना है, कर्ज़ों से निजात जानी है, तो इसको डबल भी कम है इस वक्त। तो ये जैसे ही होता है, मीडिया को इस पे एतराज़ किया है, मुझे ये बताएं। मीडिया को अगर कोई IMF ने बात बोली है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा कि 500 अरब है। बेहतर जिनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, टैक्स नेट में मजीद लोगों का इजाफा किया जाए, उन पर भी टैक्स लगाया जाए। असल में लोग परेशान होते हैं जिन पे पहले से टैक्स लगा हुआ है, उन पे ही मजीद टैक्स लगता है। गो कि आप नए लोगों को भी ला रहे हैं टैक्स नेट पे, मगर पहले वाले जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पावर सेक्टर के हवाले से IMF का ये अंदाज़ा है कि गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे की रफ्तार हुकूमत के दावों से ज़्यादा है। गो कि हुकूमत ने बिजली के टैरिफ में 1.39 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया, लेकिन IMF ये चाहता है कि पहली सहमाई में पावर टैरिफ में 1.5 से 2.5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया जाए। क्या वाकई ऐसा किया जाएगा? देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक चीज़ होती है बेस रेट टैरिफ, यानी कि नीचे से जो है टैरिफ को बेस को बढ़ा दें, उसके बाद जो टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट है वो जो है उस पर फिर इजाफी आता है। अभी हमारा जो 1.4 यानी कि 1 रुपये 40 पैसे जो हुआ है वो बेस रेट में इजाफा हुआ है, यानी कि हमने बढ़ा दिया है, अब इसके ऊपर टैक्सेस होंगे। जो शायद आप बात कर रहे हैं ना, ये फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये हर महीने और हर क्वार्टर आती है। मिसाल के तौर पे अभी हम बैठे हुए अक्टूबर में, अगले महीने नवंबर में अगर वो कहते हैं कि 1 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट में बढ़ा दें
और पिछले साल अगर हमने नवंबर में 95 पैसे बढ़ाए थे तो नेट इम्पैक्ट 5 पैसे का होगा। होता क्या है कि हम मीडिया में रिपोर्ट करते हैं कि 1 रुपये से फ्यूल एडजस्टमेंट से बढ़ गया, वो असल में पिछले साल का 95 पैसे खत्म हो जाता है, वो माइनस हो जाता है और ये 1 रुपये होता है, तो नेट इम्पैक्ट 5 पैसे का आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा से रहा है। जिस तरीके से मीडिया हर महीने बताता है 2 रुपये से फ्यूल एडजस्टमेंट होगी, 2.5 रुपये इस तरह, तो पता नहीं 200-250 का बिजली का यूनिट हो जाना चाहिए था पाकिस्तान में। तो ये इसको ज़रूर जहन में रखें। अभी जो बेस रेट बढ़ा है, इसके अलावा वो एडजस्टमेंट है, वो हो सकता है कि किसी एक महीना नीचे आ जाए, किसी एक महीना ऊपर आ जाए, उसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये तो एक फॉर्मूला है। चलिए फिर आप नया कोई तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करा दें जो मीडिया अडॉप्ट कर ले और वो 5 पैसे का जो फ़र्क आए उसी को बयान किया जाए। नहीं, मैं तो सीधा आपको फॉर्मूला एक सेकंड दे दें, इसमें 1 सेकंड दे दें। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे ऐलान हो जाए 1 तारीख को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1.5 रुपये बढ़ रहा है, सिर्फ मीडिया साथ ये कह दे कि पिछले साल नवंबर में 1 रुपये 40 पैसे बढ़ा था, अब वो 1 रुपये 40 पैसे खत्म हो गया है, ये 1.5 रुपये आ गया, तो नेट कितने का फर्क आया? 10 पैसे का। ये बात हो जाएगी तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, घाटे में चलने वाली सरकारी इदारे, कॉरपोरेशन वगैरह जो हैं, IMF के एक्शन प्लान का हिस्सा था कि इनकी निजकारी की जाएगी। सरकारी कॉरपोरेशन के कर्जे, खसारे, वाजिबात 2000 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुके हैं, तो इसमें अब तक कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? देखिए, पेशरफ्त इसमें स्टील मिल की आपके सामने है, और दूसरा अगर आपकी नज़र से गुजरा हो निजकारी का जो डिवीज़न है प्राइवेटाइजेशन, उसने आज से 15 दिन पहले जितनी भी डिस्कोज हैं जो बिजली की तरसीलात की कंपनीज हैं, उसका एक ऐड लगाया है। पहले हम बेचने की कोशिश करते रहे, मतलब कोई 10 साल से हो रही है, पीपल्स पार्टी के दौर से मुसलसल कोशिश हो रही है, लेकिन वो इतना बड़ा वाइट एलिफेंट है और खड्डा है कि कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। अब उसकी नई हिकमत अमली आ गई है कि आप जो है ठेके पे ले लें इसको और चलाएं, ताकि जो है ये उसमें क्या कहते हैं, निजकारी से पहले जो है एक प्राइवेट, जिसे कहते हैं, बजाय ये कि हुकूमत के अहलकार उसको चलाएं, प्राइवेट सेक्टर उसको चला ले बगैर ख़रीदे, ताकि उसमें एफिशिएंसी आ जाए। तो ये इस तरह के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए। अच्छा, ये बताएं कि ज़राई शोबे की आमदन में इनकम टैक्स आयद करना IMF के पाकिस्तान के लिए माशी रोड मैप का हिस्सा है, लेकिन टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए हुकूमत सिर्फ पहले टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ क्यों डालना चाहती है, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था। देखें, बात यह है कि इस हुकूमत ने ये जो है पिछला बजट गुजरे या उससे पिछला बजट गुजरे, पहले साल के बाद कभी कोई मिनी बजट नहीं दिया और कोई नया टैक्स नहीं लगाया 3 सालों में। इसके बरखिलाफ अगर आप PMLN की गवर्नमेंट में चले जाएं तो वो हर साल मिनी बजट भी देते थे और कभी एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कभी सुपर टैक्स, कभी क्या लगा रहे थे। बात यह है कि ये IMF नहीं, ये मैं मीडिया का स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नहीं बोलता, ये मेरा हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि ज़राअत जो है पाकिस्तान की लगभग 17-18% GDP का हिस्सा है। उसमें 3 तरह के लोग हैं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं बॉर्डर लाइन, जिनकी 12 एकड़ से कम ज़मीन है, फिर एक जो 40-50 एकड़, और एक है जो हज़ारों एकड़ में बड़े किसान हैं। जो बड़े किसान हैं उनको जो है इनकम टैक्स देना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि वो जो है सूबों के पास मुंतकिल हो गया 18वीं तरमीम के बाद। फ़र्ज़ करें कि अगर ये IMF की आज डिमांड होती भी, तो इसमें जो है वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात में नहीं बैठती, इसमें सूबे बैठते। जैसे अभी मुज़ाकरात होते हैं तो स्टेट बैंक के गवर्नर बैठते हैं, FBR के चेयरमैन बैठते हैं, एनर्जी मिनिस्टर बैठते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बैठते हैं। तो ये जो अब हमारी कानूनी, इसमें वफाकी हुकूमत के पास इसके इख्तियारात नहीं हैं एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स के। मई से अब तक डॉलर की कदर में 21 रुपये का इजाफा हुआ है। IMF के मुतालबे के तहत डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया गया है। क्या हमारी मौजूदा मईशत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? देखें, बात यह है कि मसूद भाई, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो ये देखें कि आपका डॉलर जून 2019 को कहाँ था, वो था 165 रुपये। फिर आप देखें कि वो कम होके 155 हुआ जब हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अब हमारा 2.25 साल हो गए इस चीज़ को किए हुए, फिर वो कम होके 155 हुआ। फिर पिछले साल कोरोना आया, जब पिछले साल कोरोना आया तो फिर 155 से हमारे डॉलर की कीमत 168 रुपये हुई अप्रैल 2020 में। फिर वहाँ से कम हो के जो है 153 रुपये हुई मई 2021 में। मई 2021 में जैसे अभी आपने गवर्नर का स्टेटमेंट भी चलाया था कि एकदम हमारा करंट अकाउंट शूट किया, ट्रेड डेफिसिट शूट किया,
और स्टेट बैंक ने जो है एक अपनी पॉलिसी रख ली है कि डिमांड एंड सप्लाई पे एक्सचेंज रेट की मूवमेंट आएगी, और उस डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एक्शंस लिए जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी कैश मार्जिन इम्पोज हो गया है, गाड़ियों पे जो है अलग वो हो चुकी हुई हैं चीज़ें, टाइटनिंग शुरू हो गई है, फाइनेंसिंग अलग हो गई है। तो जैसे ही इंपोर्ट बिल कम होना शुरू होगा तो एक्सचेंज रेट सही होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देखें, हमने देखे बहुत ज़्यादा इसको 153 रुपये को की दुम पकड़ ली है। ये पिछले साल 168 रुपये था अप्रैल 2020 में, वहाँ से ये 4-4.5 रुपये बढ़ा है। तो हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये कि क्या सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी के साथ ऐसा हुआ? पाउंड स्टर्लिंग की एक साल का हाई लो जो है वो जो है 10% से ज़्यादा है। जैपनीज येन एक साल का हाई लो वॉलेटिलिटी 14% है। इसी तरीके से यूरो जो है 7% है। इंडिया की करेंसी भी 5% है। तो ये पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा कोरोना और उसके बाद फिर एकदम तिजारती खसारे, सबके तिजारती खसारे बढ़ गए। मई से अब तक तकरीबन 22 रुपये की कमी हो चुकी है। तो पॉलिसी एक्शन में स्टेट बैंक को मार्केट में इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है? देखें, मैं ये आपको बड़ा वाज़े तरीके से बता दूं कि अगर पॉलिसी एक्शन में स्टेट बैंक की इंटरवेंशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब डिमांड एंड सप्लाई से हट के कोई काम हो रहा हो। इस वक्त तो सबको नज़र आ रहा है कि हमारा जो दरामदी बिल है $4.5 अरब से $6.5 अरब महीने पे चला गया है। तो इसमें आप क्या इंटरवेंशन करेंगे? ये तो आप ये समझ लें कि तेज़ाब के डब्बे में आप डॉलर डाले जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी पॉलिसी एक्शन में एक ये भी है कि आप एक्सचेंज रेट को इतना रैशनल कर दें कि इंपोर्ट महंगी हो जाए, लोग स्लो हो जाए। वरना लोग इस वक्त, क्योंकि आपको पता है शरह सूद भी नीचे है, गाड़ियाँ आप देख लें धड़ाधड़ बिक रही थी और तमाम चीज़ें हो रही थी। तो ये एक बहुत ज़रूरी था। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो 18-20 अरब डॉलर रिजर्व स्टेट बैंक के हैं, ये हुकूमत चाहती कि आवाम से बुरा भला ना हो तो ये इंटरवेंशन करके वक्ती तौर पे इसको रोक लेती। ठीक है। लेकिन आप जो है बहुत जल्दी 2018 की कंडीशन पे पहुंच जाते। और आपको पता है 2018 के बाद जब ये हुकूमत आई थी तो कितनी तकलीफ हुई उस वक्त IMF पे, कभी आप UAE भाग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब भाग रहे हैं। तो ये हुकूमत आगे नहीं करना चाहिए और इसको जो पॉलिसी है उसका तसलसल होना चाहिए। IMF ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 200 से 300 अरब रुपए कमी की तजवीज़ दी है। क्या इसमें भी कमी की जाएगी? देखें, अगर मैं इसमें मैं देखें अगेन मेरे को नहीं पता ऐसी कोई बात है, लेकिन आपकी ही बात से मैं आगे चलता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि 550 अरब रुपए का वो टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि अगर टैक्स बढ़ा रहा है तो फिर अखराजात क्यों कम करा रहे हैं। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है कि चलें भी बजट डेफिसिट को और कम करें। अगर हम टैक्स में नहीं मानते फ़र्ज़ करें तो फिर वो कहेंगे कि आप इस खसारे को कम करें। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, मेरी समझ में नहीं आती लॉजिकली स्पीकिंग। ठीक है, तो कल तक तवक्को रखें कि खुशखबरी आ जाएगी, IMF से मुज़ाकरात हो गए हमारे कामयाब। देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वज़ीर ख़जाना ऑल द वे जो है लंदन जाना था, उन्होंने ट्रिप कैंसिल किया, वो वाशिंगटन आ गए टू कंक्लूड। तो वो जो है उम्मीद तो हमें है ना। अब बाकी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि चंद घंटों में आ रहा है या एक दिन में आ रहा है। ये मेरी अभी जिसे कहते हैं ना कि ना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन ये कि ये पता लग रहा है गाय बगाए कि गैप क्लोज हो रहा है। जो गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बात की, वज़ीर ख़जाना ने भी की, और मैं भी इसकी तस्दीक कर रहा हूँ। परेशानी नहीं आ रही, हम तेज़ी से जो है ना जैसे कहते हैं कंसेंसस की तरफ रीच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम साहब, तर्जुमान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि IMF के से जो मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं उसके मुतालिक क्या अपडेट्स उनके पास मौजूद और मुख्तलिफ सवालों को उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे PDM का हुकूमत मुखालिफ पहला शो जो कि फ्लॉप नज़र आ रहा है। फजल रहमान, शहबाज शरीफ साबिर दीगर मरकज़ी कायदीन इस शो से गायब थे। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज पहला पावर शो ही बज़ाहिर फ्लॉप हो गया। PDM ने महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आज से मुल्क गिर मुजाहरों, एहतजाजी रैलियों, जलसे और जुलूसों का ऐलान किया था। PDM के फैसले के मुताबिक आज रावलपिंडी में पहला एहतजाजी मुजाहरा किया गया, मगर पहले ही मुजाहरे में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान समेत मरकजी क़यादत दूर दूर तक नजर न आई। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे और मरी रोड पर धरने की क़यादत मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी ने की,
जबकि मुजाहरे में PDM जमातों के ज़िलाई और तहसील सतह के रहनुमाओं ने शिरकत की। अभी परसों की ही बात है, मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में PDM के इजलास के बाद जब मौलाना फजल रहमान ने एहतजाजी रोड मैप का अल्टीमेटम दिया था, उस वक्त उनके दाएं बाएं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या मुस्लिम लीग नून का कोई भी मरकजी रहनुमा मौजूद नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि PDM की जानिब से एहतजाज की इब्तिदा के लिए इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया गया। ये अपनी नौयत में निहायत मायने खेज फैसला था और इस बात को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की PDM की पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तकरीर से जोड़ा जा रहा था, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया था। काबिल गौर बात यह भी है कि अब PDM की सियासत पर भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज की जगह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बयानिया असर दिखा रहा है। अब मुस्लिम लीग नून इदारों से महाजराई के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत का मुहासबा करना चाहती है। आज हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के एक मुनफरिद एहतजाजी बयानिए का प्रचार किया। हमारी जमात का ये फैसला है कि अब हम इंशाअल्लाह आम आदमी के जो मसाइल हैं, आटा, चीनी, दाल, बिजली, गैस, सब के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आवाम की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और अब ये फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग नून जो है इंशाअल्लाह। कौम अब उठ खड़ी हुई है, हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे और आवाम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसका मुहासबा करेंगे। और जो मईशत की हालत इन्होंने कर दी है, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान आइसोलेशन फेस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो कब का इनको घर भेज दिया हुआ है और जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। बहरहाल आज PDM के तहत अवामी ताकत और सियासी क़ुव्वत का जिस नौयत का मुजाहरा किया गया, वो एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद में हिकमत अमली के फुक़दान का अक्कास है और पीपल्स पार्टी और ANP की अलहदगी के बाद PDM अगरचे अब 8 जमातों का सियासी इत्तेहाद है, लेकिन पंजाब में PDM का हकीकी मतलब सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। PDM की हुकूमत मुखालिफ मुहिम के दूसरे फेज़ में अब एक बार फिर महज एहतजाजी मुजाहरे, पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल, मुमकिना लॉन्ग मार्च की फ़िलहाल सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है कि लग रहा है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन इस बार भी अपोजिशन इत्तेहाद सियासत के दावों और धमकियों तक ही ये महदूद रहेगा ये इत्तेहाद, या इसके असरात 2023 के इलेक्शन पर भी पड़ सकते हैं। कितना मौसर ये एहतजाज होगा, वाकई होगा नहीं होगा, या हम इंतज़ार करें 2023 के इलेक्शन का। इस पर बात करेंगे। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब वक्त देने के लिए। आज तवील अरसे बाद PDM का हुकूमत के ख़िलाफ़ एक शो था, लेकिन मरकज़ी कायदीन कहीं दूर दूर तक इसमें नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह है? देखिए मसूद, आपने अपने इब्तदाइये में जो बात कही है, मैं आपसे 100% इसकी तायद करता हूँ। और बात यह है कि जिससे एक तरफ अगर हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपोजिशन और अपोजिशन पार्टीज़ भी पाकिस्तान के मसाइल ज़दा और महंगाई ज़दा लोगों की आवाज़ नहीं बने। और आज पिंडी में जो उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करना था, वहाँ पर उनकी हाज़िरी मायूस कुन थी। और ये क्यों है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब भी हुकूमतें डिलीवर नहीं करती तो फिर अपोजिशन और अपोजिशन पार्टीज़ लोगों की आवाज़ बनती हैं कि 3 साल हो गए कि हुकूमत की वजह से अगर लोगों के मसाइल बढ़े तो क्या अपोजिशन ने अपना वजन आम आदमी के साथ डाला? इसका मतलब कि एक तरफ नाकाम हुकूमत थी तो दूसरी तरफ नाअहल अपोजिशन थी। और इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई का सुनामी आया है, तो चाहिए तो ये था कि इस हवाले से संजीदगी इख्तियार की जाती और पहले गुजारे में ये कम अज़ कम इनकी लीडरशिप, और अगर सूबाई लेवल की लीडरशिप भी मौजूद होती तो संजीदगी जाहिर होती। लेकिन वहाँ की मुकामी क़यादत ने जो मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि पहले मुजाहरे में जो हाज़िरी है वो मायूस कुन है और ये उनकी लीडरशिप के लिए लम्हे फ़िक्री है। तो सलमान साहब, ये आज के एहतजाज देखकर हम कह सकते हैं कि वही पुराना मसला कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अंदर बयानिए की जंग, इख्तिलाफ राय, और वो आज हमें नज़र आया इस एहतजाज में। देखिए मसूद, बयानिए की जंग तो उनके यहाँ शुरू से तारी है, लेकिन अब उनके लिए बड़ा चैलेंज आने वाले इंतखाबात हैं।
और बावजूद उनके यहाँ मुफाहमत और मुज़ामत के बयानिए के जब भी इंतखाबी अमल में वो गए हैं तो वो एक ही टिकट होती है, एक ही तस्वीर लगी होती है और वो नवाज शरीफ की है। लेकिन बात यह कि जिस मरले से अब ये गुजर रहे हैं, अगर आज वो पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ नहीं बनेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल ज़दा और महंगाई ज़दा आवाम तो हमेशा उनको लीड तो पोलिटिकल पार्टीज़ ने करना होता है और पोलिटिकल पार्टीज़ उसमें किस हद तक संजीदा है। मैं समझता हूँ कि आज का जो एहतजाजी प्रोग्राम था पिंडी के अंदर, उसमें जो मायूस कुन हाज़िरी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ुद अपोजिशन की लीडरशिप के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से लोगों के अंदर एक शदीद रद्द-ए-अमल है, तो फिर उसका पहला मुजाहरा तो ये जाहिर करता है कि ख़ुद पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक मायूसी की कैफियत है और पहले वो मायूसी की कैफियत उन्हें अपने अंदर से ख़त्म करनी होगी। और पाकिस्तान के अवाम ने तो हमेशा अपना वज़न पोलिटिकल फोर्सेस के पलड़े में डाला है, लेकिन उन्हें क्यों मायूसी होती है? मैं तो शुरू से ये इस बात का हामी रहा हूँ, यही इसी मौक़िफ़ का इज़हार करता रहा हूँ कि एक तरफ अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही तो दूसरी तरफ अपोजिशन की नहली भी यहाँ है कि बात यह कि आप और मैं बैठ के तो वावेला करते हैं महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, बदइंतज़ामी का, लेकिन यहाँ की जो पोलिटिकल लीडरशिप है वो मैदान में आने की बजाय वो भी सिर्फ मीडिया तक अपने आप को महदूद किए हुए है। और इसकी वजह से मसूद मैं समझता हूँ एक गैप पैदा हुआ है कि जो आम आदमी और पोलिटिकल फोर्सेस के दरमियान है, लिहाजा इस गैप को तभी फिल किया जा सकेगा कि पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस वाकईतन लोगों की आवाज़ बने। इसलिए कि लोग तो उनकी तरफ देखते हैं लेकिन वो आगे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, उनका मोटिव इक़्तिदार होता है, आम आदमी के मसाइल का हल नहीं। तो सलमान साहब, ये जब फैसला किया कि एहतजाज का एक नया फेज़ शुरू होगा, तो इसमें नून लीग की क़यादत, इसमें हमआहंगी मौजूद थी, सब एक साथ थे कि हाँ ये एहतजाज करना है? देखिए मसूद, सिर्फ नून लीग का मसला नहीं है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये तमाम पोलिटिकल फोर्सेस का मसला है। अगर मैं ये बात कहूँ कि आज अपोजिशन के इस मुजाहरे से बड़े तो जमात इस्लामी जैसी पार्टी ने मुजाहरे किए हैं जिनकी अवामी सतह पे उतनी पजीराई नहीं है, लिहाजा उन्होंने किस हद तक की सारी सूरत हाल को संजीदगी से लिया है। देखें, इसमें तो कोई दो आरा नहीं कि इस महंगाई के रुझान ने पाकिस्तान के हर शख्स को परेशान किया है और आज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस पे इजलास करते नजर आ रहे हैं कि अगर हुकूमत परेशान है तो इस सारी सूरत हाल में इस जलती पर लोगों की आवाज़ तो हमेशा अपोजिशन पार्टीज बनती है और अपोजिशन का पहले मुजाहरे से यह जाहिर हो गया है कि वो इस हवाले से, इस सारे अमल के हवाले से किस हद तक संजीदा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें भी बतौर जर्नलिस्ट इस पर मायूसी जाहिर नहीं करनी चाहिए, इनको तगदो करनी चाहिए। इन पॉलिटिकल पार्टीज को अवाम के अंदर अपना एतमाद बहाल करना होगा और उस गैप को फिल करना होगा जो गुज़िश्ता 3 साल के अंदर हुकूमत, अपोजिशन और अवाम के दरमियान पैदा हुआ है। अच्छा, बहरहाल सलमान साहब, एक राय तो मौजूद है ना कि नून लीग के अंदर दो बयानिए हैं, एक है कि जी अवामी मसाइल को लेकर चलें, एक ये है कि वो इदारों से टकराव की बात का उसमें अभी भी आंसर मौजूद है। क्या पीडीएम का जो आज का एहतजाज था, इसमें हमें ये नज़र आया कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका बयानिया प्रिवील कर रहा है और नवाज शरीफ साहब जो ये कहते रहे कि जी हम इमरान खान के नहीं बल्कि इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ हैं, वो बयानिया अब हमें नज़र नहीं आ रहा? देखिए मसूद, इस पे तो कोई दो आरा नहीं कि दो बयानिए उनके अंदर मौजूद थे और आज अगर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की कोई अहमियत और हैसियत मौजूद है तो उसमें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के बयानिए की अपनी एक अहमियत है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं, जो उनका वोटर है, वो उनकी तरफ देखता है, इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमती जमात है, वो हुकूमतें चाहते हैं, उनके अरकान असम्बली हुकूमत में आना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर हम अदारों के साथ मुहाज़राई करेंगे, तनाव और एक कशमकश की सूरत हाल रखेंगे तो उनका हुकूमत में आना मुश्किल होगा। लिहाजा यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो लाइन अख्तियार करते नज़र आ रहे हैं उसमें वो अदारों को टारगेट नहीं कर रहे, वो लोगों के इशूज़ को उजागर करना चाहते हैं और लोगों के इशूज़ को बुनियाद बनाकर ही पोलिटिकल फोर्सेज जो है मजबूत होती हैं, मौसर होती है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर सके या उस पर असरअंदाज हो सके। तो सलमान साहब, क्या नवाज शरीफ साहब भी अपने वोटर की इस आवाज़ को सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं? क्योंकि एक वाज़ेह सोच की तब्दीली नज़र आ रही है। पहले हर तकरीर में वो इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते थे, हालिया तकरीर में उन्होंने कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए।
देखिए मसूद, जो इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की और उनके अरकान असम्बली की आंखें खुल रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी मजबूत और मौसर हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे असरअंदाज हो सके। तुर्की की मिसाल सामने है कि वहाँ तैयब अर्दवान की पार्टी ने पहले डिलीवर किया है, पहले लोगों के एतमाद पर पूरा उतरे हैं, उसके बाद वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे जिस तरह असरअंदाज हुए वो सबके सामने है। अगर आप लोगों के मसाइल के हल को तरजीह बनाने की बजाय सिर्फ हुकूमत को तरजीह बनाएंगे तो फिर आप आवाम की आवाज़ नहीं बन सकते। मैं समझता हूँ आज की सूरत हाल अपोजिशन के हवाले से और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी साजगार है कि इनको बाहर निकलना चाहिए। लोग इनकी तरफ देख रहे हैं और अगर इनकी सूरत हाल ये हुई जो आज पिंडी के मुजाहरा जिस तरह सामने आया है तो फिर ये एक मायूसी वाली बात होगी और फिर पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोग पॉलिटिकल फोर्सेस की बजाय किसी और तरफ देखने पे मजबूर होंगे। बेशक सलमान साहब, आप पूरे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एम्फेसिस नून लीग पर ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में अगर कोई बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है जो टफ टाइम दे सकती है, जिसकी वोट बैंक भी है, फॉलोइंग भी है, तो वो नून लीग है। इसलिए हम बार बार नून लीग पर फोकस कर रहे हैं। हालिया कुछ वाक़यात के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दो ग्रुप्स की वाज़ेह निशानदेही हमें नज़र आती है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर मरियम के बयान की हमज़ा ने नफ़ी की थी। इसी तरह 27 सितंबर को मरियम नवाज़ ने हमज़ा की मौजूदगी में पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ आरा होने की का एतराफ़ किया था और जावेद लतीफ़ साहब का बयान भी आपके सामने। क्या कहेंगे आप? देखिए मसूद, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का जायज़ा लें तो उन्होंने हमेशा हुकूमत के लिए तगोदो की है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से उनके बड़े अच्छे रवाबत रहे हैं। और ये मामला कहाँ जाके बिगड़ा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया अदालत के ज़रिए, तो ये मामला जो है इनका ख़राब हुआ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पहले रोज़ से ही ये चाहते थे कि हमें अदारों के साथ मुहाज़राई की बजाय एक मुफावत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और आप नवाज शरीफ साहब के जिन बयानात का हवाला दे रहे हैं, मेरा ख्याल सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों की कि हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि हम मुफाहमत भी चाहते हैं और अगर मुज़ामत के लिए हमें मुज़ामत का हमसे फोर्स किया गया तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसका मतलब वो अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत है और इसलिए कि उन्होंने रियासत के मफादात को देखना होता है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आने वाले दिनों में वही बयानिया प्रिवेल करेगा जिसमें उनके अरकान असम्बली और ख़ास तौर पर लोगों के अंदर वो ये पैगाम देना चाहेंगे कि हम आने वाले वक्त के अंदर हुकूमत में आ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में और खुसूसन पंजाब में भी हुकूमत नहीं बना पाएगी तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से ख़तरनाक बात होगी। ठीक, सलमान साहब, जैसा आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपने पिछले बयानी से थोड़ा सा पीछे आए, रियासत के बारे में वो सोच रहे हैं, तो क्या शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, ये जो नया सिलसिला है एहतजाज का PDM का, इसमें सब एक साथ नजर आएंगे? देखें मसूद, आज कोई 30-35 साल से मैं उनकी सियासत देख रहा हूँ कि हमेशा मुश्किल औकात के अंदर घरों के अंदर भी दो आरा होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ बयानियाँ होते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बयानिए थे और हैं। लेकिन जब इंतखाबात का मरला आएगा ना, फिर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मैं शरीफ ख़ानदान का एक जो मैंने आज तक उनको समझा है कि वो जब भी कोई फैसला कुल मरला आता है उसमें वो हमेशा इकट्ठे दिखाई देते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आपकी बात कट रही है, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब इंतखाब का मरहला आएगा तो नून लीग होगी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी, पार्टी का निशान होगा, वही टिकट भी जारी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मरहला है वो तो यह है कि हुकूमत को फौरी घर भेजने के दावे हैं और इसीलिए ये एहतजाज हो रहा है। तो इस एहतजाज में एक ही स्टेज के ऊपर मरियम भी हो, हमजा भी हो, शहबाज शरीफ भी हो, ऐसा कोई मंजर हमें देखने को मिलेगा? देखिए मसूद, मैं नहीं समझता बतौर जर्नलिस्ट के आज की अपोजिशन और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि इस हुकूमत को घर भिजवा दिया जाए। उनका टारगेट इस वक्त हुकूमत से निजात नहीं है। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये बात कह सकता हूँ कि
कि उनका टारगेट आने वाले इंतखाबात की शफाफ हैसियत है और वो इसी के लिए तगोदो भी कर रहे हैं और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनके एस्टेब्लिशमेंट से रवाबत भी कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया, खबर की दुनिया।